रोहतक पार्लियामेंट को जिन्होंने 4 चांद लगाए, मैं उस दिन रोया था। क्योंकि आज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं स्पीच देंगे हुड्डा साहब, स्पीच देंगे दीपेंद्र जी, पर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं छत्तीस बिरादरी के भाईचारे से, दीपेंद्र जी को ऐसे गले से लगा के रखो जैसे बांदरी अपने बच्चे को लगा के रखती है। मैं आज आपको नौजवान साथियों बता रहा हूं, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को बता रहा हूं, हमारा भला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कोई नहीं करेगा। आज आप सुनने के लिए आए दीपेंद्र जी को। मैं तो हुड्डा साहब आपसे 2 मांग कर रहा हूं। आपने इतने इलाके में विकास कार्य कराए, जैसे बाढ़ साहब एम्स हॉस्पिटल किया, रेलवे लाइन आपने मंजूर कराई, IIM, IIL, आपने इतने विकास कार्य यहां करवाए। एक तो आप बनते ही अब की बार इस कुलाना का बाईपास आप दीपेंद्र जी बना देना, ये इन लोगों की मांग थी। और एक मेडिकल कॉलेज जैसे बाढ़ एम्स बनाया है, कोई ना कोई हमारे एक लोग कह रहे हैं, इनकी मांग थी कि एम्स बादशाह जैसा तो नहीं, पर भाई कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज ये इलाके में हो। और एक इलाज में मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी तो चाचा ताऊ से की तरफ से, मैं तो हुड्डा साहब जीवन भर आपका हूं और आपका रहूंगा। राजनीतिक अपना कोई पैसा नहीं, जीवन भर आपने टिकट दी, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं। कोई गलती भी हो जाए तो मैं माफी भी चाहता हूं, पर इतनी जरूर कहता हूं हुड्डा साहब, आपके लिए और दीपेंद्र जी के लिए कुलदीप वत्स ने कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं कहता हूं मैं दूंगा सबसे पहले। और मेरा एक एक खून का कतरा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए है, क्योंकि मैं आसान परफॉर्मेंस नहीं हूं। लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। एक बात कह रहा हूं, आज थारा हूं, थारा रहूंगा, जीवन मरण तक थारा साथ है। जो मेरे पे इस बादली हल्के की जनता ने शान किया है, जब तक जीऊंगा अपने काका तवज आज कह रहा हूं, गर्दन कट सकती है जो इज्जत की पगड़ी बांधी है। मेरे नेता बैठे, जीवन में अगर एक आदमी कभी ये कह देगा तुम्हारे बेटे ने किसी का अपमान किया होगा, कोई एक आदमी ये कह देगा तुम्हारे बेटे ने किसी से शब्द भी कहा होगा, और सबसे बड़ी बात कोई आदमी कभी ये कह देगा कि हुड्डा साहब के पास जाके कि आपके बेटे ने और आपके छोरे ने किसी से 5 पैसे लिए होंगे, उस दिन इस लोगों का जूता होगा और मेरा सिर होगा, मैं शिकल नहीं दिखाऊंगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं आज थोड़ा सा जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, पर एक चीज कह रहा हूं, हाथ जोड़ के और जोड़ी करके मांगू, अगर अपनी नस्ल और फसल बचानी है और इस खट्टर से पीछा छुटाना है, तो ये जो शख्स बैठे दीपेंद्र जी, मैं आत्मा से कह रहा हूं, नौजवान साथियों, चाची ताई काका ताऊ, चाहे वो किसान कौम है, चाहे BPL परिवार के हमारे SC-BC भाई हैं, चाहे हमारे युवा साथी हैं, चाहे हमारी काकी ताई बैठी है, घोषणा तो हुड्डा साहब करेंगे, पर मैं कह रहा हूं हमने मिटा के रख देगा। ये खट्टर की सोच है, आगे तुम्हारी मर्जी। सारे भाई एक होके छत्तीस बिरादरी का भाईचारा अपने भाई के साथ लग जाओ, इससे बड़ा और मैं कुछ नहीं कहता। मैं पुनः आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, अपने नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं, और अपने नेताओं से भाई कोई कमी बती रही हो तो भाई माफी भी चाहते हैं। पर आज एक चीज MP साहब आपकी नॉलेज में जरूर डाल रहा हूं, और ये गांव के लोग भी बताएंगे, सरपंच साहब भी बताएंगे, लोगों को सरपंच साहबों को धमकाया, या एक चेयरमैन बैठा को कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसने कहा कोटा दो, सारे गांव का कोटा खोला, सारे गांव में मैं आई कैंप लगाए, झूठ बोलता हूं तो बताओ भाई, बताओ। और धमकी दी। पर एक चीज कह रहा हूं नौजवान साथियों, हम शरीफ हैं, हम लोगों के अगर सिर पे हमारे जूते रख के भी कोई चलेगा, साथ उनका ऊट तक नहीं करेंगे। पर इस मंच के माध्यम से एक जरूर कह रहा हूं, ये जो अधिकारी और जो ये नेता जो कल कर रहे थे हरकत, हुड्डा साहब
एक चीज जरूर कह रहा हूं और इन लोगों की तरफ से कह रहा हूं, ये कब्र में भी घुस जाएंगे ना, इनका इलाज जरूर करेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका धन्यवाद। क्योंकि कई जाति ओवरलोडिंग के नाम से कई चीज है। अब मैं अपने नेता और आपके बेटे और आपके भाई, आप सबके प्रिय हैं, नारा के साथ मैं संबोधन करूंगा, स्वागत उसके बाद करेंगे। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जय, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जय। एक चीज और है हुड्डा साहब, एक लोगों की डिमांड थी कि हुड्डा साहब से एक बात कह दो, या 60 साल की बजाय ये पेंशन इनका 55 साल कर दो, ये 55 साल की कर दो, इनका समर्थन। अभी आपके नेता आ रहे हैं, तालियों के साथ गड़गड़ाहट से अपने नेता का स्वागत करो, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुलदीप जी का। आज लंबे समय से आपको जिनका इंतजार था, हम सबके नेता, हम सबके भाई, बहुत ही संघर्षशील, जिन्होंने इस इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया, हम सबके भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सांसद मेंबर CWC, आए और आपको संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करें, जिन्होंने पूरी ताकत लगा दी इस इलाके के लिए। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, आज दुख है इस बात का कि शायद हम थोड़ा सा खड़े नहीं उतरे। आज हम हाथ उठाकर आश्वासन दें, रिकॉर्ड वोटों से आने वाले लोकसभा में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसा सांसद है जिन्होंने इस इलाके में एक ईंट नहीं लगाने का काम किया, और एक हमारा भाई, आप सबका बेटा भाई दीपेंद्र हुड्डा, जो एम्स लाया, IIM लाया, मेट्रो लाया, रेल लाया, कारखाने लाया, स्कूल लाया, कॉलेज लाया, यूनिवर्सिटी लाया, रोड लाया, और इन्होंने उस पर ठेगड़ी भी नहीं लगाई। हमें अफसोस है, सभी चीजों का बदला लेने हुए हमने अपने आप को भाई दीपेंद्र हुड्डा समझकर हर व्यक्ति ने इस संघर्ष में साथ देना है। और अब मैं आमंत्रित करती हूं हम सबके लाडले भाई और आप सबके बेटे, हमारे सांसद, संघर्ष का प्रतीक, आपकी आवाज को मजबूती से, जवानों की आवाज, किसान की आवाज, बहन बेटियों की आवाज, सभी की आवाज को उठाने वाले हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जोरदार तालियों के साथ उनका दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। राम राम जी। हाँ जी, हाँ, राम राम जी, राम जा। ताऊ जी ने यहीं बिठा देना, बाद में सर कुछ सब बाद में आके आशीर्वाद ले लूंगा। हाँ ना, ठीक। राम राम जी, ठीक हो, खुश हो, मेरे को यही चाहिए। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे सबके नेता, देश की राजनीति में एक विश्वास के प्रतीक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में पिछले 1 साल में पूरे प्रदेश में, जब से कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी उदय भान जी के हाथ में कांग्रेस की कमान दी है, तब से पिछले 1 साल में लगातार जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। पूरे प्रदेश में 35 से ज्यादा
पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री 35 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं पिछले 1 साल में। ये छोटी संख्या नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हो। और लगातार जो हम कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, हमेशा हरियाणा में जिन्होंने गरीब की, वंचित वर्ग की, किसान की, दलित की आवाज उठाने का काम किया, आदरणीय चौधरी उदय भान जी हमारे बीच में, हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हमारे आदरणीय डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान जी, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं आज इस सभा में, आदरणीय जगबीर मलिक जी हमारे विधायक, हमारी बहन पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से जो बड़ी काबिलियत से आपकी आवाज उठाती हैं, बहन गीता भुक्कल जी, हमारे जो भी प्रभारी लगे हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के राव नरेंद्र जी, हमारे एक विधायक जिनका आपने 2 दिन पहले वीडियो देखा होगा 26 जनवरी का, विधायक नीरज शर्मा जी, देखा था कि नहीं भी रखा वीडियो, जिनको सरकार ने क्या कसूर था। हमारे एक ऐसे विधायक हैं जो अपनी आवाज उठाते हैं बार बार अपने फरीदाबाद में, आज फरीदाबाद का बहुत बुरा हाल इस सरकार में हुआ है, भ्रष्टाचार और विकास की पटरी से फरीदाबाद उतर गया, वो बार बार आवाज उठाते हैं, यही उनका कसूर था। बेचारों को पुलिस ने जिस तरीके से एक अपमानित करके 26 जनवरी में जाने से रोकने का काम किया, देश में एकमात्र विधायक होंगे जिनको कभी रोकने का कार्य किया गया होगा और उनको डिटेन किया, लेकिन जो है वो बहादुरी से आवाज उन्होंने अपनी उठाई। हम धन्यवाद करते हैं हुड्डा साहब ने जो है वहां जाकर जो उनकी वहां पे जब नीरज जी देख लिया होगा वीडियो, मैं क्या बताऊं आपको, तो हमारे भाई नीरज शर्मा जी वो पहुंचे हैं और आज के हमारे आज के मेन, आज के हमारे आयोजक, आपके सुख दुख के साथी जो दिन रात आपके बीच में रहकर और इस क्षेत्र की आवाज हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में बड़ी काबिलियत से उठा रहे, जिनको मैं बधाई देना चाहता हूं बहुत बहुत, और आप सबका मैं धन्यवाद और आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं कि आज कड़ाके की रिकॉर्ड ठंड में, आज तो सूरज भी नहीं निकला, ऐसे समय में और इतना लेट, आज हम कई घंटे लेट, क्योंकि दिल्ली में कोई ऐसी परिस्थिति हो गई कि हम वहां से लेट चल पाए। मैं समझता हूं कि अभी समय जो है ये कोई रैली का समय नहीं बचा, इतने घंटे से मेरे ख्याल क्या टाइम हो गया भाई, 3 बज गए, 3 बज गए, पूरे दिन का धरना भी होता है तो भी 3 बजे जो है तक धरना नहीं चलता, मगर जिस जोश के साथ और जिस बड़ी संख्या में पूरे जिले की अगर रैली हो तो इतनी बड़ी रैली समझ में आती है, मगर ये तो एक अकेले बादली हल्के की रैली है। मैंने माचरोली में इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं देखी है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने भाई कुलदीप वत्स जी को भी बधाई देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। ये रिकॉर्ड जो आपने बनाने का काम किया है, आपको बधाई देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई, अन्याय से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई में आपको पता है कि सबसे ज्यादा मुझे सत्ता बल निशाने पे रख के चलती है। पिछली बार भी मैं निशाने पे था और लगातार मैं इस बार भी निशाने पे हूं, और इस लड़ाई में इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार है, इनके पास धन बल भी है, इनके पास सत्ता बल भी है, इनके पास मीडिया बल भी है, इनके पास सरकारी तंत्र बल भी है, इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास छल और कपट बल भी है जो पिछली बार किया गया था। इस लड़ाई लड़ने में अगर मेरे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और आपका दिया हुआ हौसला है, जिसके आज आपने उस हौसले, आज वो हौसला देने का काम किया है, आज वो आशीर्वाद, आज वो आपने आशीर्वाद दिया है, हमारा जो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हरियाणा में बहुत सी बातें हुई, मैं बहुत लंबी बात ना करते हुए
जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात, 2014 में सरकार बनी, बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी, 19 में भाजपा जजपा की सरकार हो गई। इस सरकार के 4 महीने बचे हैं सरकार के कार्यकाल के, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, क्योंकि बीच में 2 महीने का लोकसभा चुनाव आएगा। इनके 4 महीने बचे काम करने के प्रदेश सरकार के। पहले इनकी बात मैं करूं और फिर देश की सरकार की बात करूं। जहां तक इन सरकार 4 महीने जब बचे हों तो तराजू पे रख के तोलने का आपका समय आता है कि इन्होंने कैसा काम किया, विकास हमारे इलाके को और हमारे प्रदेश को विकास के मामले में आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, प्रदेश में आपसी भाईचारा, अमन चैन शांति और खुशहाली प्रदेश में आई कि नहीं आई, और ये सरकार अहंकार में गई, अहंकार से चली, या ये सरकार विनम्रता और शराफत से चली, कितनी मेहनत करी, वो सारा तोल के आपको फैसला करने का समय है। जो हरियाणा प्रदेश देश में 2014 से पहले जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में देश में विकास में नंबर 1 माना जाता था, इनका रिपोर्ट कार्ड ये कि वो हरियाणा प्रदेश आज विकास दर में तो देश में 17वें पायदान पे आ गया, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। लेकिन देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच गया। हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा में। आज ना तो निवेश हुआ, जो निवेश हुआ था, जो औद्योगिक क्षेत्र बन लगे थे, वो आपके हमारे समय, उसी समय औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा में स्थापित किए गए थे। कहीं थर्मल के कारखाने आए, कहीं एमईटी आई, कहीं आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप औद्योगिक क्षेत्र बने। उस समय के बाद एक भी कोई नया ना तो औद्योगिक क्षेत्र बना, ना कोई एक नई बड़ी इंडस्ट्री आई, ना बड़ी इंडस्ट्री भी उसी समय आई थी। चाहे पैनासोनिक की बात हो, चाहे योकोहामा की बात हो, चाहे एनटीपीसी की बात हो, चाहे जेके सीमेंट की बात हो, चाहे रिलायंस की बात हो, चाहे मारुति की बात हो, रोहतक के अंदर एशियन पेंट की बात हो, बड़ी इंडस्ट्री भी उसी समय आई थी। उसके बाद ना तो इंडस्ट्री आई, ना तो निजी क्षेत्र में उस रूप में रोजगार में वृद्धि हो पाई, और ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार मिला। सरकारी क्षेत्र में तो 5 साल तक ये नौकरी निकालते नहीं, जो निकालते हैं वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ जाती है। एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगियां इस सरकार में, 30 से ज्यादा पेपर लीक घोटाले, और इसके बावजूद अगर कोई लिस्ट निकल जाती है, निकली इन 5 साल में, और इससे पहले भी ये हमने देखा, तो उन लिस्ट में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर लगता है। हरियाणा में ऐसी सरकार है जिनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा वाले कंधों से ऊपर कमजोर हैं और कंधे के नीचे मजबूत है। ये मुख्यमंत्री कहते हैं, और ये साबित करने के लिए ऐसा दिखाई देता है कि ऐसी लिस्ट निकलती है। एसडीओ की लिस्ट आई 2019 में, 80 में से 78 बाहर के, 2 हरियाणा के। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 2021 में, 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा के। इस साल अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट आई जिसमें 156 में से 103 बाहर के, केवल 53। एचसीएस की लिस्ट आई 36 बाहर के। अभी ब्लॉक पंचायत अफसर के 7 पोस्ट, पंचायत अफसर में, पंचायतों में काम करना, हरियाणा में काम करना है, लेकिन 7 की नियुक्ति आई जिनमें से 5 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के बच्चों का अफसर मिला। 5 साल तक रोजगार मिलता नहीं, आखिरी साल में सीटी के धक्के खिला खिलाकर सीटी वालों को उनको कुछ दिया नहीं। आखिरी साल में राजनीतिक झुंझुने के रूप में ग्रुप सी और डी निकालते हैं। 2019 में भी यही किया, इस बार भी यही किया। यही कारण है देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और बेरोजगारी जहां होगी वहां नौजवान कहीं नशे की तरफ। देश में पहचान बदल दी हरियाणा की। जो हरियाणा दूध दही का खाना था, खेल खिलाड़ियों का हरियाणा था, आज वो हरियाणा नशे में नंबर 1 हो गया, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। आज ऐसी स्थिति इस सरकार में इन्होंने बनाने का काम किया। बेरोजगारी में, महंगाई में, सबसे ज्यादा महंगी बिजली आज हमारी सरकार थी। आपको याद होगा, देश में सबसे सस्ती बिजली थी, और 4 बिजली बनाने के कारखाने, थर्मल के कारखाने हरियाणा में, खानपुर में, झाड़ली में, यमुनानगर में, हिसार में, और एक परमाणु कारखाना फतेहाबाद में लगने का काम हुआ था। 10 साल में खट्टर साहब ने एक नई बिजली का उत्पादन करने के लिए कोई नई यूनिट, कोई कारखाना लगाया नहीं। बिजली की खपत हरियाणा में बढ़ रही है, और बिजली का जो समझौता, उसके टर्म्स बदलकर बड़े उद्योगपति समूहों से महंगी बिजली लेकर हरियाणा में देश में सबसे महंगी बिजली, आज सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, सबसे ज्यादा आज हरियाणा के अंदर महंगाई, ऐसी स्थिति आज हरियाणा में बना दी सरकार ने। मगर केवल बेरोजगारी और महंगाई नहीं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार,
खुली लूट हरियाणा में आपको याद होगा। 2019 में लोग इस सरकार को दोबारा नहीं बनाना चाहते थे, मगर लोकसभा का जब हम चुनाव हार गए थे, उसके बाद लोगों के मन में आई कि शायद बीजेपी की नीचे भी हवा हो। इन्होंने नारा दे दिया, बीजेपी ने, खट्टर साहब ने क्या नारा दिया था? 75 पार। कहा कि बीजेपी जाएगी 75 पार। लोगों ने उस 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। बीजेपी के 14 मंत्री थे, 14, एक इस क्षेत्र से भी थे, 14 मंत्री थे बीजेपी के। 14 में से 2 विधानसभा में वापस पहुंचे। अगर सरकार से लोग खुश होते तो मंत्रियों को, जब हमारी सरकार दोबारा लोगों ने चुनी थी, तो सारे मंत्री पहले से ज्यादा बहुमत से चुन के आए थे। 14 मंत्री वापस नहीं पहुंच पाए विधानसभा में। और प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला थे, उनकी तो वहां से शायद जमानत भी उनकी बची थी कि नहीं बची थी। ना तो पार्टी के अध्यक्ष जीत पाए थे, ना कोई मंत्री। लोगों ने सरकार को नकारा, 75 पार की हवा निकाली, 40 पे बीजेपी को रोकने का काम किया। लेकिन इस बीच में एक और पार्टी आई, उस पार्टी ने नारा दिया। क्या नारा दिया? एक पार्टी आई जेजेपी, दुष्यंत चौटाला, नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, पक्के यार बन गए। लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया और कहा लोगों के बीच में कि हमारा समझौता हो गया, 5100 बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, इस बात पे समझौता कर रहे हैं और बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज जब 4 महीने बचे हैं इस प्रदेश सरकार के कार्यकाल के, वो 5100 पेंशन किसी की आई या नहीं आई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूं। 5100 की बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, प्रदेश को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार करने का समझौता था। आज सबको पता है कौन किस महकमे से लूटने का काम कर रहा है, कौन बीजेपी का है, कौन जेजेपी का है। गुड़गांव में कौन लूट मचा रहा है, झज्जर में कौन लूट मचा रहा है, रोहतक में कौन लूट मचा रहा है, शराब के महकमे में कौन लूट रहा है, एक्साइज के महकमे में, माइनिंग के महकमे में कौन लूट रहा है। डबल इंजन से प्रदेश में भ्रष्टाचार करने का समझौता था। प्रदेश को भ्रष्टाचार में, शराब का तो ऐसा घोटाला आया कि कोरोना काल में भी नहीं बख्शा गया। पूरे देश के अंदर प्रदेश को भ्रष्टाचार के मामले में कलंकित होना पड़ा। ऐसी सरकार हरियाणा में, और विकास की पट्टी से उतार गया हरियाणा। लेकिन अगर ये कुछ ना भी करते, आज प्रदेश में कोई एक नया काम नहीं किया, 1 इंच मेट्रो आगे नहीं बढ़ाई। हमारे समय 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ था, 1 इंच रेल की लाइन नहीं बिछी, एक थर्मल का कोई कारखाना नहीं आया, एक कोई नया अस्पताल नहीं बना, एक कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बना, एक कोई नया औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के अंदर नहीं लगा, एक किसी गरीब को 100 गज का एक प्लॉट देने का, कोई राहत का या किसान का कोई काम इन्होंने किया नहीं। लेकिन ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते। लेकिन इन्होंने तो अन्याय किया, इन्होंने तो हर वर्ग को अपमानित किया, हर वर्ग का तिरस्कार किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको ये सड़क पे ना लेके आए इन 5 साल में, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित ना किया हो इन्होंने। किसान जब 3 कानून लेके आए तो किसान सड़क पे आया। 750 किसानों की देश के इतिहास में यह लिखा जाएगा कि एक सरकार ऐसी भी थी, 750 किसानों के शव इन धरनों से वापस आए। कौन सा वो वर्ग है जो 1 साल तक धरने में बैठा रहा और एक के बाद एक चिताएं जलती रही? इन धरनों से सब वापस आते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता ने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि इनकी बात नहीं मानते, लेकिन कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द इनके लिए करते हैं। किसान की बात आई तो किसान को अपमानित किया, जवान की बात आई, ये जय जवान जय किसान का देश था। पक्की भर्ती होती थी हर साल, हरियाणा से 5,500 जवान जाके भर्ती होते थे। अग्निपथ योजना ले आए, 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी, और उसके बाद 3 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस। 5,500 जहां पक्की भर्ती होती थी, वहां पर आज केवल 914 अग्निवीर लिए जा रहे हैं, जिसमें से 200 पक्के होंगे, बाकी घर वापस आ जाएंगे। जब बच्चे बाहर निकले कि पक्की भर्ती होनी चाहिए तो बच्चों पे लाठियां बरसी। किसान की बात आई किसान पे, जवान की बात आई जवान पे, भर्ती घोटाले हुए, बच्चे बाहर निकले उन पे लाठियां, सरपंच अपने अधिकारों के लिए बाहर निकले उन पे लाठियां, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर हमारी बहनें ये बाहर निकली। अभी हमें एक आंगनवाड़ी बहन मिली थी हमारी, कह रही थी कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, उन पे लाठियां।
गरीब आदमी जब मनरेगा के मजदूर अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए गए, उनका बजट 1/3 कर दिया, उन पे लाठियां बरसी। इस खट्टर सरकार में जब हमारे खिलाड़ी, हमारी बेटियां, जिन पे देश को गर्व था, जब ये दिल्ली उतरती थी मेडल लेकर ओलंपिक के, सारी बीजेपी सरकार उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाकर फोटो खिंचवाती थी। जब उनके वो अपने न्याय की उन्होंने पुकार करी, जब उनके साथ अन्याय हुआ, वो केवल न्याय मांग रही थी, उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। जब इतना अन्याय हुआ, ये तो वो देश है जहां कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई, अपनी बहन बेटी के सम्मान के लिए वो लड़ाई वहां पे भी हुई। हर वर्ग के साथ अन्याय, जब ऐसा अन्याय अगर हुआ तो मैं आपसे पूछता हूं, तो इस हर वर्ग के साथ खड़े होना का हमारा कर्तव्य था कि नहीं था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आज इनकी आंखों में मैं इसीलिए रखता हूं कि इन्होंने यहां से छल कपट करके, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके, सारी ताकत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पिछली बार मुझे लोकसभा जाने से तो रोका, लेकिन मेरी ईमानदारी को और मेरे ईमान पे मैं एक दिन भी मैंने हार नहीं मानी। किसी वर्ग के साथ कोई लड़ाई हुई तो देश में आपका बेटा सबसे पहले उस वर्ग के साथ खड़ा दिखाई दिया। और यही कारण है, मैं पिछली बार तो मैं इनके निशाने पे था, अब तो मैं जाता हूं संसद में तो सारी बीजेपी के सांसद खुला बोलते हैं कि भाई पूरी देश की बीजेपी ने हमें फैसला कर लिया है, पूरी देश की ताकत झोंक देंगे, या तो तू झुक जा या जो है तेरे को पूरी देश की बीजेपी निशाने पे लेगी। और मैं इनको कहता हूं, मुझे परवाह नहीं, आप मेरे को निशाने पे लो, 100 बार लो। मेरे इलाके की 36 बिरादरी के, मेरे बड़े बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, मेरे नौजवान साथियों का आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा को बचाने की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने इलाके को आगे लेके जाने की। यहां से जो सांसद हैं, आपने इनको मौका दिया भाजपा से, मैं पूछना चाहता हूं आज इस अवसर पे कि इन्होंने क्या एक काम किया हरियाणा अपने लोकसभा क्षेत्र में? खट्टर सरकार ने तो कुछ किया नहीं, मगर ये सांसद बताएं इन्होंने कोई एक काम हमारे इलाके को आगे लेके जाने का किया हो। काम नहीं भी किया हो, लेकिन जब काम हमसे छिन रहे थे, जब महम का एयरपोर्ट छिन रहा था, जब एम्स में 10 अस्पताल बनने थे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ साथ, बाकी 10 अस्पतालों की फाइल ठंडे बस्ते में जा रही थी, जब सूरा कलोई में सीआरपीएफ बीएसएफ का ग्रुप सेंटर जो हमारे समय बनना था, जब वो उसकी फाइल जो है ठंडे बस्ते में जा रही थी, जब मेट्रो जो साखोल से आगे सापला होके रोहतक तक पहुंचनी थी, वो वहीं की वहीं उसकी फाइल ठंडे बस्ते में जा रही थी, जो मंजूर शुदा काम थे जब उनकी फाइल भी ठंडे बस्ते में जा रही थी। कम से कम 5 साल में संसद में खड़े होकर एक बार तो बोल सकते थे, एक बार तो कह सकते थे कि भाई ये मुझे, अगर मैं कहना चाहता हूं संसद में खड़े होकर ये तो बोलते 5 साल में एक बार बोलना चाहिए था, कि नहीं बोलना चाहिए था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई रोहतक लोकसभा क्षेत्र के विकास की भी लड़ाई है, हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने की भी लड़ाई है। ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है। सच्चाई आपको पता है, मेरी गवाही तो दे सकते हो, आप दे सकते हो। 20 साल मैंने, अगर जो मैं समझता हूं 20 साल दिन और रात हर रोज की अगर गवाही दे सकते हो, तो आप उस गवाही दे सकते हो। अगर मैं सच्चाई में आपकी आत्मा के तराजू पे तोल के आप फैसला करना, अगर मैं ईमानदारी पे खड़ा हूं तो मेरा साथ देना। मैं तो आज आपको ये कहना चाहता हूं, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपका साथ खाली नहीं जाएगा। आपका साथ इतिहास बनाने का काम करेगा, इतिहास रचने का काम करेगा। यहां से आपका फैसला वो रोहतक तक नहीं जाएगा, यहां से आपका फैसला चंडीगढ़ में आपकी सरकार लेके आएगा, और देश के अंदर भी आपके फैसले की गूंज जाएगी। ये मौका है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये जो चुनौती दी है मुझे संसद के अंदर, जो मैं बता रहा था आपको, आपका साथ और आपका आशीर्वाद हो तो बताओ इस चुनौती को हम स्वीकार करें। मगर फिर लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी, मिलजुल के लड़नी पड़ेगी। मैं अकेला एक नहीं लड़ सकता, मगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो भाई सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई
हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। कहीं मैं पहुंचूंगा, कहीं आपको पहुंचना है, किसी को मैं समझाऊंगा, किसी को आपको समझाना है। कहीं मैं नहीं आ पाया तो वहां भी आपको हाजिरी लगानी है। ये बात लड़ाई मिलजुल कर और ये विश्वास दिलाते हैं ये अब भाई ये विश्वास मैं दिलाता हूं आपको। हर तरीके का समय सत्ता पक्ष और विपक्ष सब कुछ देखा। इस बार हरियाणा में आपका माहौल पूरे प्रदेश के कोने कोने में मैं जा रहा हूं, आप भी जाते हो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में। हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में चारों तरफ लोगों ने मन बना लिया है। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की एक खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदयवान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा कोने कोने में हम चुनौती देते हैं, जमुना पार वालों को भी चुनौती देते हैं। आपकी 10 सीट आई थी, 90 सीट हरियाणा में। आप अपना सोच समझ के उम्मीदवार उतार देना, एक सीट से भी आपकी जमानत नहीं बचेगी। आज मैं इनको भी चुनौती देता हूं क्योंकि इन्होंने बड़ा विश्वासघात किया। लोग तैयार बैठे हैं, इनसे भी बदला लेंगे। तो भाई हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी और हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी तो बाकी तो हरियाणा में जो कार्य होंगे वो हुड्डा साहब, उदयभान जी आपके बीच में रखेंगे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं यहां से अवसर मिलेगा तो भाई पहले भी मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और इस बार कोई कसर अपने इस इलाके के लिए, पूरे प्रदेश के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बातों को कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज इतना जो आपने मान सम्मान किया है और इस हरियाणा में बदलाव लाने की इस लड़ाई में सच, न्याय का, ईमानदारी का जो आपने साथ देने का जो आज यहां संकल्प लिया है, ना सच हारेगा, ना ईमानदारी हारेगी, ना न्याय हारेगा, ना शराफत हारेगी। ये अहंकार और ये अहंकार बनाम शराफत की भी लड़ाई है। मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं मैं, 10 साल हो गए, एक बार आए बादली हल्के में, ये अहंकार नहीं है तो और क्या हुआ? इन 5 साल में तो एक बार भी नहीं आए, ज्यादातर हल्कों में गए ही नहीं। इतना अहंकार उनके दिल में, इस इलाके के दर्द, विकास का क्या दर्द होगा, आपका मेरा क्या दर्द होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। 10 साल में नहीं आए, चुनाव में आएंगे। अब चुनाव तो 4 महीने रह गए, अब जब चुनाव शुरू हो जाएगा तो आएंगे। पिछली बार एक रैली करी थी, उसका इलेक्शन में आए और इस बार तो 5 साल में आए ही नहीं। तो भाई हमको अपने पराई की, मैं समझता हूं, पहचान करनी है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय राम जी की, जय बादली हल्के की और जय मैचरोली गांव की। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का। न्याय युद्ध में हुड्डा जी के हनुमान हमारे भाई कुलदीप वंश जी गदा फेंक करके सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करते हैं और इस लड़ाई में सारा का सारा हरियाणा मजबूती से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ खड़ा है। जिला परिषद के हमारे जो सदस्य हैं, हमारे भाई फोर्ड और सभी चारों जिला पार्षद हमारे 6 के 6 हमारे जो जिला पार्षद हैं, वो भी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को इस न्याय की लड़ाई में हनुमान की एक गदा फेंक करने का काम करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे बीच में बहुत ही हमारे जिस प्रकार से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने बताया, उन्होंने पूरे हरियाणा के और इस इलाके की लड़ाई को लड़ने का काम किया है और हमें आश्वासन देते हैं मजबूती के साथ यहाँ की जनता आपके साथ खड़ी है। हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी भी, जिनको बोलना था, जगबीर मलिक जी भी पूर्व मंत्री विधायक, जिनको बोलना था, समय की कमी की वजह से हम उनसे माफी चाहते हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के हमारे बहुत सारे साथी एक तलवार भेंट कर रहे हैं और पगड़ी भेंट कर रहे हैं और आज कांग्रेस पार्टी जो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था आप लोगों से, सारी चाची ताइयों से, सबसे, अभी हुड्डा साहब बोल देंगे 20 मिनट और बैठ जाओ, अभी सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट मुझे पता है 4 बज के आपका काम का टाइम है, 20 मिनट और रुक जाओ, मैं रिक्वेस्ट है। करणी सेना के हमारे करणी सेना के सभी साथी
मैनपाल चौहान जी और भारतीय करणी सेना के सचिव हैं, वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं जी। करणी सेना के मैनपाल चौहान जी सभी लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आज वो जो है पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर उनका सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट की है। उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय सम्मानित बहुत ही संघर्षशील हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय उदय भान जी, जो कि बहुत ही मजबूती के साथ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय चौधरी उदय भान जी आए और जोरदार तालियों के साथ हम उनका यहाँ पर बादली में पहुंचने पर स्वागत करते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी। भाई सभी साथी बैठ जाएं आराम से प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है। जन जन के आशा और विश्वास के प्रतीक हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के नहीं देश के युवाओं के दिलों की धड़कन, जो पार्लियामेंट के अंदर पूरे प्रदेश की आवाज को, युवाओं की, किसान की, मजदूर की, महिलाओं की आवाज को बहुत मजबूती के साथ पार्लियामेंट में उठाते हैं और इस हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, आदरणीय श्री अशोक अरोड़ा जी पूर्व स्पीकर, आदरणीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक श्री जगबीर मलिक जी, हमारे बहुत ही सम्मानित झज्जर से हमारी बहन श्रीमती गीता भुक्कल जी, हमारे आदरणीय विधायक श्री राजेंद्र सिंह जून जी, सुभाष देशवाल जी और आपके हरमन प्यारे नेता, हर समय आपके सुख में दुख में आपके बीच में रहने वाले और आपकी आवाज को विधानसभा में उठाने वाले, और जब कुलदीप वत्स विधानसभा में बोलते हैं तो बोलते नहीं बल्कि विधानसभा में गरजते हैं, और आपके विधानसभा की जो आवाज को है वो बहुत बुलंदी के साथ में उठाते हैं। बहुत ही हमारे सम्मानित हमारे विधायक कुलदीप वत्स जी, हमारे जो राम नरेंद्र जी पूर्व मंत्री, जो रोहतक पार्लियामेंट के हमारे प्रभारी हैं, हमारे पूर्व विधायक श्री संत कुमार जी, पूर्व विधायक श्री सुखबीर फरमाना जी, हमारे पंडित चक्रवर्ती शर्मा, आदरणीय हमारे सुधीर जी पटौदी से, प्रदीप बेनीवाल जी, किशन पांचाल जी, हमारे सेवा दल और यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के सभी पदाधिकारीगण और हमारे सभी यहाँ पर जिला पार्षद जो भी बैठे थे, और सभी मेरे सम्मानित मंच और आदरणीय पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी सभी माताएं, बहनों, बच्चों, बहुत लंबे समय से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी मैं आपके बीच में अपनी बात रखूं। मैं केवल आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज आपके बीच में तराजू है। आपके सामने आपने देखे हैं कि किस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विकास की गंगा पूरे प्रदेश के अंदर बहाई थी। आज तुलना कीजिए कि किस तरह से जो मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरे प्रदेश को और पूरी तरह से कर्ज के जाल में बिछा के रख दिया है। आदरणीय हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बने थे तो इस समय जब कोई यहाँ मेट्रो रेल नहीं थी, 81.5 किलोमीटर की मेट्रो रेल लाइन हुड्डा साहब की देन है। हमारे यहाँ पर 6 रेल की लाइन मंजूर होना हुड्डा साहब की देन है, और हुड्डा साहब ने बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4 बड़े बिजली के कारखाने 43,000 करोड़ रुपए लगा करके बिजली के कारखाने लगाए थे, और इस सरकार को सरप्लस बिजली करके दी थी। हुड्डा साहब ने जिस तरह से 12 यूनिवर्सिटियां बड़े बड़े जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो यूनिवर्सिटियां हैं
वो हरियाणा में स्थापित की, मेडिकल कॉलेज और कैंसर का जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोलने का काम किया, 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ करने का काम किया, 100 गज के गरीबों को प्लॉट देने का काम किया जिससे गरीबों को राहत मिल सके। हमारे बैकवर्ड क्लास को सम्मान देने के लिए उन्होंने माटी कला बोर्ड की रचना की, उसी तरह से केस कला बोर्ड को बनाने का काम किया। बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए करने की बात की, कोऑपरेटिव के कर्जे माफ करने का काम किया, हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के कर्जे माफ करने का काम किया। और इस सरकार ने जो 48 साल में 2014 में हुड्डा साहब ने जब इनको सरकार सौंपी थी, उस समय प्रदेश के ऊपर 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा पार हो गया है। मैं अभी रास्ते में कैलकुलेट कर रहा था, क्योंकि हर 3 महीने बाद जब कर्जे की लिस्ट आती है तो बड़ा हुआ मिलता है। आज कोई बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। ये हालत बना दी है। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है, महंगाई में नंबर 1 पर है और कानून व्यवस्था में पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज हरियाणा के अंदर हर रोज प्रतिदिन के हिसाब से एवरेज 6 महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं होने का काम हो रहा है। आज महिला सुरक्षा में और शेड्यूल कास्ट के लिए जो अपराध की सुरक्षा में ये हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। इस जालिम सरकार ने, खट्टर सरकार ने इस प्रदेश के 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का काम किया है। इस खट्टर सरकार ने हमारे गरीब बुजुर्गों के, कम लाखों लोगों के, 4.25 लाख लोगों के पेंशन काटने का, विधवाओं की पेंशन काटने का महापाप इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने शिक्षा विभाग का बंटा धार करके रख दिया है। आज स्कूल की तरफ देखोगे तो 538 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1047 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है, 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी तक नहीं है, 266 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, 326 ऐसे स्कूल हैं जहां पर 4 दीवारी तक नहीं है, 8,240 स्कूल के कमरों की जरूरत है और फिर भी ये सरकार 10,626 करोड़ का शिक्षा बजट सरेंडर करने का काम करती है। हाई कोर्ट ने इन पर जुर्माना करने का काम किया, 5 लाख रुपए इन पर जुर्माना लगाने का काम किया। इन स्कूलों में किन के बच्चे पढ़ते हैं? इन स्कूलों में इस प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के, गरीब समाज के, किसान और मजदूरों के वो बेटे स्कूलों में पढ़ते हैं जो सामर्थ्य नहीं रखते अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो इसलिए उनको मजबूरी में उनको पढ़ाना पड़ता है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। 33 बार इन्होंने पर्चे लीक किए हैं। इनके HPSC में करोड़ों रुपए रिश्वत के साथ इनके अधिकारी पकड़े जाते हैं। इनका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और इनके 8 अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ता है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। मैं ज्यादा समय ना लेता हूं, मैं आपसे अनुरोध और आपसे प्रार्थनाएं करूंगा, आज हुड्डा साहब को आप मजबूती प्रदान करें। आगे की जो रूपरेखा है, जो सरकार आने पर क्या करेंगे, हुड्डा साहब स्वयं बताएंगे। लेकिन जो पीड़ा जो व्यक्त की डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने, हमारे कुलदीप वत्स ने, जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा जो एक चमकता सितारा है पूरे प्रदेश का और देश के सभी जो युवा वर्ग है, किसान वर्ग, उसको बड़ी इज्जत के साथ और बड़ी उनसे अपेक्षाएं रखते हैं। जब वो चुनाव यहाँ रोहतक से हारे तो बहुत पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा दुख पहुंचा था। उस पीड़ा को सहन करने की एक बहुत बड़ी जो ताकत थी। आप लोगों को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। बेईमानी से आपने वोटों से नहीं हराया, दीपेंद्र हुड्डा को बेईमानी से इस खट्टर सरकार ने हराया था, उसका बदला आपको लेना है। उस बदला के लेने के लिए आपको पूरी तरह से दिखाना है कि रोहतक में जो रिकॉर्ड वोटों से रोहतक का जो रिजल्ट है पूरे हरियाणा में नहीं देश में एक रिकॉर्ड कायम करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का।
अभी हमारे जिला पार्षद हमारे अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी को गदा भेंट करके सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ में हमारे विधायक कुलदीप वत्स जी भी गदा जो है देकर अध्यक्ष जी को सम्मानित करेंगे। लंबे समय से जिनका आपको इंतजार था, हम सबके नेता, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, विकास पुरुष, हम सबके यशस्वी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री, आपके बीच में आएंगे और आपको संबोधित करेंगे। और उससे पहले हमारे भाई कुलदीप वत्स जी उनको गदा देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हमारे सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हम लोग स्वागत करते हैं और उनको ये आश्वासन देते हैं, जो इस बीजेपी जेजेपी की सरकार के खिलाफ आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आएगी, ये तय है। बीजेपी जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस पार्टी की आ रही है। जोरदार तालियों के साथ हम सब हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करते हैं। वो आए और हल्का बादली की जनता को संबोधित करें। हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी उदय भान जी और हमारे बड़े भाई और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष व मंत्री अब विधायक मेरे बड़े भाई डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, यहाँ मेरे अजीज दीपेंद्र जी और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी, विधायक हमारे वरिष्ठ साथी जगबीर सिंह मलिक जी और संचालन कर रही हमारे बहन गीता बुक्कल जी और बादगढ़ से विधायक राजेंद्र जून जी और विधायक सुभाष देशवाल जी और आज के आयोजक हमारे बहादुर साथी भाई कुलदीप वत्स जी, राव नरेंद्र जी, चौधरी कुमार जी, सुखवीर फरमाना जी, चक्रवर्ती शर्मा जी, सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधु। देखो, मेरे से बोलने वाले पहले साथियों ने, दीपेंद्र सिंह जी ने, उदय भान जी ने, डॉक्टर कादियान ने, सभी गीता जी ने और कुलदीप जी ने सारी बातें विस्तार से बात कर दी और आज आपके सामने रखी। और मैं समझता हूं आपको कोई बताए ना बताए, आप सबको आपको स्वयं मालूम है कि ये लड़ाई जो आज हम यहां से बीड़ा उठा रहे हैं, मैं समझता हूं ये लड़ाई चुनावी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हमारी हरियाणा को बचाने की। क्योंकि मेरे को टीस है इस बात की, जो हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, मतलब हर व्यक्ति की आमदनी के हिसाब से, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज क्या हो गया? 9 साल के बाद ये टीस है मेरे को, किस चीज में नंबर 1 हो गया? आज हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है, बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में देश के ऊपरले 2-3 में पहुंचा है। और खेल खिलाड़ियों की तो हालत आप देख रहे हैं, बेरोजगारी आप देख रहे हैं। तो ये आज जो है इस बात की लड़ाई है, आने वाला समय जो लड़ाई है, इस बात की लड़ाई है कि भाई हरियाणा को कैसे बचाएं, हरियाणा को आगे कैसे लेके जाएंगे। ये सवाल है आपके सामने। बातें सारी आपको बताई है
अब सवाल इस बात का आता है, हमने क्या किया था आप सब समझते हैं। अरे हमने तो बच्चों के लिए जहां स्टेडियम बनाए गांव में, इन्होंने क्या किया, नशे में डुबा दी मेरे युवक साथी, नशे में। कहां जाएंगे हम? इसी प्रकार से कोई भी देखो, जहां हमने स्कूल और कॉलेज बनाए ताकि जवान में हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे जाए, इन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया है। कोई भी देख लो आप, अरे ऐसे हालात हो गए हरियाणा में, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, सरकारी दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। फिर कहां जाएं भाई, कहां जाएं? तो इस हरियाणा को बचाना है, इस हरियाणा को आगे लेके जाना है। जो हरियाणा नंबर 1 था, इसको फिर से हरियाणा नंबर 1 बनाना है। बनाओगे? और अब तो मैं यही कह सकता हूं कि आपसे पूछ सकते हैं, आप गांव में जाओगे, कोई जो भाई यहां नहीं है वो आपसे पूछ सकता है कि भाई आपका कांग्रेसी सरकार आएगी तो हरियाणा नंबर 1 कैसे बनेगा, क्या क्या करोगे? पहले तो कर दिया इनने, तो जो करा बेरा है, 1 यूनिट तो बिजली नहीं बनाई इनने। हमारे आने से पहले बिजली एक बहुत समस्या थी, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं लगाई, एक बड़ा कॉलेज नहीं बनाया, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, तो किया क्या भाई इनने? आप इनके वो देखो मैनिफेस्टो, क्या क्या वायदे किए थे और किया क्या। तो आपसे पूछ सकते हैं, अब भाई आप कांग्रेस आएगी, आप साथ दे रहे हो तो वो क्या करेगी? मैं तो ये बताऊं आपको कि भाई कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस हम क्या करेंगे? हम करेंगे भाई, सबसे पहला काम तो करेंगे, मेरे बुजुर्गों की पेंशन जो है 6,000 रुपए करेंगे। 6,000 बुढ़े का, 6,000 बुढ़िया के 12,000 घर में आएंगे, समझा? और इसी प्रकार जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन लागू करेंगे हम, पुराने कर्मचारियों के लिए। और यहां परिवार पहचान पत्र, आईडी का पहचान पत्र, ये चालू लगाकर बहुत सारी पेंशनें काट दी, कईयों के राशन कार्ड दिए, वो सबके चालू करेंगे और इन पर पत्र तक पीछा छुड़वाएंगे। ये परेशानी पत्र है, ये परेशानी पत्र है, परिवार पहचान पत्र नहीं है। परेशानी पत्रों से चुनवाएंगे। और सरकार बनने पे किसान, देखो इनका वायदा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत दुगनी कर दी। 2014 में बोर्ड लगा होता था हरियाणा में जो है दिल्ली से सस्ता डीजल, अब वहां लग रहा है दिल्ली में हरियाणा से सस्ता डीजल दिल्ली में, आपको सामने है। मतलब लागत महंगी कर दी, लागत दुगनी कई गुना कर दी, आमदनी दुगनी किसान की नहीं हुई। चाहे खाद हो, चाहे खाद हो, चाहे बिजली हो, चाहे डीजल हो, कीटनाशक दवाई हो, सब बहुत बढ़ा दी कीमत, लेकिन किसान को एमएसपी नहीं मिलती। किसान को एक और बीमारी छेड़ दी, मेरी फसल मेरा द्वारा। अरे किसान की जो फसल आई पड़ी है, दाने आए पड़े हैं खेत में, और वो अपना बाट देखे, तेरा कद नंबर आओगा मंडी पे, इतना बारिश हो जा, मींह बरस जा, उसके दाने बीज जा। तो ये प्रसिद्धि कर दी किसान को। वही यही मंडी है, यही किसान थे। किसान के घर फसल, अपने खेत में फसल आते ही, दाने आते सीधा मंडी में ले जाता था और अच्छा भाव मिलता था, आप सबको मालूम। तो ये काम जो है, किसान को भी हम एमएसपी की गारंटी दिलवाने का काम करेंगे भाई, ताकि किसान को निश्चित रहे, उसकी आमदनी दुगनी हम जानते हैं कैसे करेंगे। और भाई आज के दिन
सरकारी पक्की नौकरी खाली है, नहीं लगाई इन्होंने। जैसे दीपेंद्र ने बताया बाहर के लगा रखे छोटी मोटी जितने लगे, उसमें भी एक और बना रखा है रोजगार क्या निगम है, हाँ, कौशल रोजगार निगम। उसमें कच्ची नौकरी जो कर अग्निपथ कर रखा है ना पेंशन। 18 साल का छोरा भर्ती होगा, 22 का घर आ जाएगा। अरे 21 साल तक हम की शादी नहीं कर सकता, 21 साल का होगा उसकी सगाई कौन करेगा? 22 का तो घर आ जाएगा भाई। नहीं तो पहले फौज में भर्ती होते जब सगाई आ जाती थी। तो ये जो किया है, इसी तरह ये कौशल रोजगार निगम है। कच्ची नौकरी, तनख्वाह कम और कुछ भी नहीं, उसमें भी कोई मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई मेरिट नहीं। देखा तो भाई हमारी सरकार बनेगी तो आते ही 2 लाख पक्की नौकरी लगाएंगे, 2 लाख हमारे बच्चों को, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बने। और एक जो है ना, ये जो घरों में है बिजली, आज हर घर में है ना, गरीब आदमी भी है तो भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम, 300 यूनिट बिजली फ्री। अरे कि मेरी बहन बेटियां बैठी है भाई, आजकल कोई गोस्तिया में लाकड़ियां में तो रोटी पोता नहीं, कोई गैस के सिलेंडर रखे हैं। गैस की सिलेंडर था हमारे समय में 400 का, और अब हो गया कितना? 1150 का। अगर हमारी सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत होगी 500, उससे बात तो नहीं होगी। और बैकवर्ड क्लासेस का बैकलॉग पूरा करेंगे। और जो क्रीमी लेयर का काम है, जो हमारे समय में 8 लाख था, इनने घटा के 6 लाख कर दिया, ताकि रिजर्वेशन का उसको फायदा ना हो, गरीब आदमी को नौकरी ना मिल सके। तो हमने मतलब चपरासी के भी बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, तो हमने उसका क्या है कि ये जो क्रीमी लेयर है बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे हम, क्या हम जाके उसमें ये भाई मोटे मोटे बात है, और तो बहुत है। हम बहनों के लिए भी, महिलाओं के लिए एक अलग कार्यक्रम बनाएंगे, वो अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करेंगे हम। सबसे ज्यादा अगर समाज में प्रमुख काम है, जिम्मेवारी भाई सबसे ज्यादा ये निभाती हैं, पूरा परिवार संभालें, सारा काम करें, तो इनके लिए अलग बनाएंगे और बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये मोटे मोटे काम बताए मैंने। सवाल इस बात का आपके सामने, अभी सभी साथियों ने कहा कि पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव की चर्चा करी। भाई तो हार जीत तो लगी हुई है, इस बात की चिंता नहीं होती, लेकिन कई दफा कसक रह जाती है। तो सवाल इस बात का, मैं आज आया हूं, या तो मैं पढ़ता था जब नतीजा आता था ना रोहतक की सीट का, तो पूरे देश के अखबारों में छपता था कि दीपेंद्र हुड्डा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से जीता है, रिकॉर्ड था। ये पिछला चुनाव नहीं कामयाब हुआ। तो भाई ये भी यूं बताओ, वो पिछला जो रिकॉर्ड रहा आपका, देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला कौन होगा? बस यही है, और इनसे संघर्ष करना पड़ेगा। आपसे इजाजत लेना आया हूं मैं, क्योंकि फिर मेरे को सारे हरियाणा में जाता है। भाई इनसे जो है बीजेपी जेजेपी से एक टक्कर और लेने का दिल करता, मैं ले लूं भाई, साथ दोगे? हाथ खड़े करे बता दो।